हेलो गाइस, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे सामान्य अध्ययन का पूर्वावलोकन जो कि घटना चक्र का है। उसमें हम पढ़ेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। क्या पढ़ेंगे? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है गाइस, इससे हमारे जितने भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनका हम अध्ययन करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है या पहला टॉपिक है, इसमें गाइस हम अध्ययन करेंगे। कैसे? यानी कि पहले भारत का संवैधानिक विकास, फिर उससे पढ़ेंगे क्वेश्चन जो हमारे इंपॉर्टेंट होंगे, फिर कंपनी के शासन, फिर संविधान सभा एवं संविधान निर्माण। ऐसे करके हम टॉपिक वाइज प्रत्येक क्वेश्चन अलग अलग वीडियो बनाएंगे और उस टॉपिक में जितने भी क्वेश्चन होंगे वो एक ही वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक होगा इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। क्या है हमारा पहला टॉपिक? भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। और उसमें भी क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। यानी कि हमारे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है? तो वो दो भागों में हुआ है। कैसे? दो भागों में। पहला तो हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में और दूसरा हुआ था ब्रिटिश ताज के शासनाधीन में। ठीक है गाइस, तो पहला कौन सा है? 1773 से 1853 तक है। फिर नेक्स्ट है 1758 से लेकर 1947 के मध्य हुआ है। ठीक है गाइस, तो इसमें हम आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। यानी कि कंपनी के शासन में कौन कौन से अधिनियम पारित हुए थे ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यानी कि इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान किया गया था? तो वो था गाइस रेगुलेटिंग एक्ट 1773। कौन सा था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था, जिसकी स्थापना 1774 में की गई थी। यानी कि जो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1774 में। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो थे सर एलिजा इम्पे। कौन थे? ठीक है गाइस, और ये किस अधिनियम के तहत इस स्थापना का प्रावधान दिया गया था? तो वो था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से कौन सा कथन है जो कि सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित एकदम सही है? तो पहला है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, तो ये सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश थे, तो ये गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल ए। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए उत्तरों से सही उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है गाइस, तो इसमें हमारा पहला है कि नियंत्रण परिषद की स्थापना। तो नियंत्रण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी पिट्स का भारतीय में अधिनियम 1784 में। ठीक है गाइस, और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी नियामक अधिनियम 1773 में। ठीक है गाइस, फिर है, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति दी गई थी। तो कब दी गई थी उन्हें कार्य करने की अनुमति? तो चार्टर अधिनियम 1883 में, 1818 में। ठीक है, जो गवर्नर जनरल परिषद, तो ये 1883। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा इसका आंसर? बी। ठीक है गाइस, हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किससे या किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? यानी कि इनमें से कौन सा है जिससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी? तो ये पहला है कि 1813 का चार्टर एक्ट, या जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, या प्राच्य एवं आंग्ल विविध विवाद। तो इन सभी के कारण इंग्लिश में प्राच्य अंग्रेजी भाषा की नींव पड़ी थी। ये तीनों ही कारण थे उसके। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो किस अधिनियम के तहत? तो गाइस, वो किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ एक व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो वो कौन सा अधिनियम था गाइस? तो वो था 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। कौन सा था? 1813 का चार्टर अधिनियम एक्ट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हमें पहला है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया था। यह था कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया था। यह था कि भारत का राजस्व एवं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा सही? तो इसका है पहला और दूसरा सही है और तीसरा हमारा गलत है। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट 21 अधिनियम में
किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो किस अधिनियम के द्वारा भारतीय वासियों को अपने देश में प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने के लिए संभव बनाया था? तो वो चार्टर एक्ट 1833। कौन सा था? चार्टर एक्ट 1833 था, जिसके तहत भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ आज के शासनाधीन पारित अधिनियम, यानी कि ब्रिटिश ताज के जब शासन चल रहा था तो उस टाइम पे जो अधिनियम पारित हुए थे उनसे संबंधित क्वेश्चनों को हल करेंगे। ठीक है गाइस, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? यानी कि इनमें से वह अधिनियम कौन सा है जिसके अंतर्गत भारतीय विधान को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी? तो वो अधिनियम कौन सा है गाइस? तो वो अधिनियम है भारतीय परिषद अधिनियम 1892। कौन सा अधिनियम है? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। ठीक है गाइस, आगे 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम ने विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की, जिसके तहत भारत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई। किसके तहत? भारतीय परिषद अधिनियम के विधान परिषद के कार्यों में वृद्धि की गई, इसके तहत बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई, परंतु मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। इस अधिनियम के तहत 6 दिन की पूर्व नोटिस पर कार्यपालिका से प्रश्न पूछने की अनुमति दी गई, परंतु पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक गतिविधियों की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? कौन सी? ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी गाइस? तो वो की गई थी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। कौन सा? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। ठीक है गाइस, आगे देख, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, जिसके अंतर्गत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? इनमें से वह अधिनियम कौन सा है जिसके द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी गाइस? तो इनमें से वह कोई सा भी अधिनियम नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित हुआ था? जो भारत का संघीय न्यायालय है वो किस वर्ष स्थापित हुआ था गाइस? तो वो हुआ था 1937 में। कब? 1937 में। और किसके तहत हुआ था? तो 1935 के तहत हुआ था, 1937 में। ठीक है गाइस, आगे, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो इनमें से वह अधिनियम कौन सा है जिसके तहत द्वैध शासन केंद्र में स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर है गाइस भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। क्या हुई थी? द्वैध शासन की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे बढ़, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था। तो प्रांतों में द्वैध शासन का उपबंध 1919 के अधिनियम द्वारा किया गया था। केंद्र में द्वैध शासन के तहत संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक आरक्षित और हस्तांतरित विषय। कौन सा? आरक्षित और हस्तांतरित विषय। और ये द्वैध शासन लागू कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। और इसे हटाया कब था? तो ये हटाया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैध शासन एक अखिल भारतीय स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। कब? 1935 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं जो 1919 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित है? तो पहला है, प्रांतों में कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो ये सही है। मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडलों की व्यवस्था। तो ये नहीं है, क्योंकि ये तो 1935 का है। और केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3। क्या होगा इसका आंसर? केवल 1 और 3। ठीक है गाइस, क्योंकि जो ये वाला है ये था 1935 से। किससे? 1935 से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? क्या की थी? ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी। तो वो शुरू की थी भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। जो भारतीय विधान पालिका थी तो वो कब पहली बार कब द्विसदनी बनाई गई थी गाइस? तो वो बनाई गई थी 1919
1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। कब? 1919 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो भारतीय विधान पालिका थी उसे पहली बार द्विसदनीय बनाई गई। कैसी बनाई गई? द्विसदनीय बनाई गई। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो इनमें से ऐसा कौन सा एक्ट है जो द्विसदनीय विधायिका लाया था? तो द्विसदनीय विधायिका गाइस 1919 एक्ट लाया था। कौन सा? 1919 एक्ट। ठीक है गाइस, 1919। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति दी गई थी। तो ये इसका गलत है आंसर। नेक्स्ट है, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थान का प्रावधान किया गया था। तो ये सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। क्या होगा इसका आंसर? केवल 2, क्योंकि यही इसका आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। तो ये इसका सही है। दूसरा है, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला और दूसरा सही है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, केंद्रीय विधानसभा के निम्नांकित में से कौन से निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो 1919 के तहत कौन सा हुआ था गाइस? तो वो हुआ था, एक तो हुआ था 1926 का और एक हुआ था 1945 का। कौन कौन से? 1926 का और 1945 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए और सी। क्या होगा इसका आंसर? ए और सी। ठीक है गाइस, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित हुआ था? जो भारत शासन अधिनियम था 1919, उसके अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ था गाइस? तो वो हुआ था 1945 में। कब हुआ था उसका अंतिम निर्वाचन? तो 1945 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। जो राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति किसमें प्रेरित है गाइस? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किसमें निहित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? तो इनमें से वह सिद्धांत कौन सा है, अधिनियम कौन सा है जिसके तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था? तो वो है गाइस 1919 का 1909 का सिद्धांत है, या 1919 का सिद्धांत है, या 1935 का सिद्धांत है, या 1947 का। तो वो है गाइस 1935 का भारत सरकार अधिनियम। कौन सा अधिनियम है? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित है? तो वो किसमें आधारित है गाइस? तो वो आधारित है भारत सरकार अधिनियम 1935 में। किसमें आधारित है? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, निम्न में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता नहीं है। तो इनमें से वह कौन सी विशेषता है जो इसमें मुख्य विशेषता नहीं है? तो पहला है, इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। तो ये सही है। अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो ये भी सही है। यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेत था। तो ये भी सही है। इसने प्रांतीय स्तर का द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर केंद्र में लागू किया था। तो ये भी सही है। तो इसका गाइस आंसर होगा कि अवशिष्ट विषय प्रांतीय विधायिकाओं को आवंटित किए गए थे। तो ये इसकी विशेषता नहीं थी। ठीक है गाइस, और बाकी के जितने भी हैं वो सही हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते। नेक्स्ट है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कौन कौन सी? एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। कब? 1935 के अधिनियम द्वारा। किसके द्वारा? 1935 के अधिनियम द्वारा। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है। तो इनमें से कौन सा अधिनियम है जिसमें अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल है? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935, और यही इसका आंसर है। ठीक है गाइस, आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी? तो इनमें से वह अधिनियम कौन सा है जिसके तहत भारत में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी गाइस? तो वो है भारत सरकार अधिनियम 1935। कौन सा है? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्राप्त थी? कौन सी अवशेष शक्तियां किसको प्राप्त थी गाइस? तो वो थी
गवर्नर जनरल को। किसको प्राप्त थी शक्तियाँ? तो गवर्नर जनरल को शक्तियाँ प्राप्त थी। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 के स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो इनमें से वह कौन सा है जो स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? तो वो उसका आंसर है गाइस देश के लिए लिखित संविधान, क्योंकि उस टाइम पे लिखित संविधान कोई महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं था। ठीक है गाइस, बाकी के आंसर हमारे सही है, केवल यही है जो हमारा नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है, तो गाइज ये वाला टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हमारी नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक होगा संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। क्या होगा टॉपिक? निर्माण प्रक्रिया, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। ठीक है गाइज, तो तब तक के लिए गुड बाय।